नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम पाठ योजना के बारे में बात करेंगे और कैसे हम पाठ योजना आसान तरीके से बना सकते हैं। हिंदी साहित्य में पद्य के लिए यानी कविता के लिए पाठ योजना कैसे बनाएं, चाहे वो अभिरूपण शिक्षण हो चाहे विद्यालय शिक्षण हो, दोनों का पाठ योजना बनाने का तरीका फॉर्मेट एक ही है। और आप लोग ये वीडियो को देखने के बाद आसान तरीके से बनाने के लिए पाठ योजना सीख जाएंगे। अंत तक देखने का अब जरूर प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर में लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, दिनांक, कक्षा। कक्षा के नीचे हम वर्ग भी लिख सकते हैं यानी सेक्शन। उसके बाद कालांश, कालांश यानी अंतर, यानी हमें कौन सी पीरियड में पढ़ाने होंगे, और अवधि यानी कितना समय मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये लिखना है। विषय यानी हिंदी साहित्य के लिए, यानी कौन सी विधा के लिए, पद्य विधा के लिए, कविता के लिए। शीर्षक क्या है, पद की पहचान, लेकिन शीर्षक हमें पहले नहीं लिखना है। प्रस्तावना के अंतिम प्रश्नों से जो हमें उत्तर प्राप्त होगा छात्रों से, उसके बाद ही हमें शीर्षक लिखना है, पद की पहचान। अभी हम सामान्य उद्देश्य की ओर आते हैं। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य आप किसी भी कविता के लिए बनाएंगे तो सभी के लिए आप यही लिखेंगे। ये जो 5 सामान्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है समुचित लय, भाव तथा स्वर के साथ वाचन का अभ्यास कराना। कवि की कल्पनाओं, मनोभावों तथा अनुभूतियों से छात्रों को परिचित कराना। छात्रों को कविता सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण करने एवं भाव अनुभूति करने योग्य बनाना। पद्य साहित्य के प्रति स्थायी रुचि का विकास करना। छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। कविता के द्वारा उदात्त भावनाओं का विकास कर छात्रों को चरित्र निर्माण की प्रेरणा देना। अब आएंगे हम विशिष्ट उद्देश्य। आपको सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य वैसे ही लिखना है। किसी भी कविता के लिए पाठ योजना बनाएंगे तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या करना है, ज्ञानात्मक में पहले अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए क्या लिखना है, विद्यार्थी पद की पहचान कविता को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि ज्ञानात्मक कहा गया, इसीलिए ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो आप कोई भी कविता का शीर्षक खाली बदलेंगे। जैसे विद्यार्थी कौन सी कविता, पद की पहचान कविता को पढ़ेंगे और ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पे आप बदल सकेंगे। जैसे विद्यार्थी ताज कविता को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आप जो भी कविता बनाएंगे उसका शीर्षक यहाँ देंगे। अवबोधात्मक में विद्यार्थी पद की पहचान कविता को समझ सकेंगे। कौशलात्मक में विद्यार्थी पद की पहचान कविता पढ़कर समझने में दक्ष हो जाएंगे, यानी कौशल प्राप्त करेंगे। प्रयोगात्मक में विद्यार्थी पद की पहचान कविता पढ़कर अपने जीवन में उसका प्रयोग करके लाभ उठाएंगे। अभिवृत्त्यात्मक और अभिरुच्यात्मक में अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। अभिवृत्त्यात्मक जो है, ये दोनों, अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक, ये दोनों मुख्य नहीं है। मुख्य ये ऊपर के 4 हैं। आप इसे भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। अभिवृत्त्यात्मक में विद्यार्थी पद की पहचान के बारे में अपना दृष्टिकोण बना सकेंगे। अभिरुच्यात्मक में विद्यार्थी पद की पहचान के प्रति अपना रुचि विकसित कर सकेंगे। अब आते हैं हम लोग सहायक सामग्री, यानी हमको कौन कौन सी सामग्री हमको पढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। तो समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री, यानी कि इसके जगह हम लोग चार्ट, चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कविता में चित्र का अगर प्रयोग करें तो हमें ज़्यादा प्रभावी पूर्ण कक्षा मिलेगी और अनुशासित कक्षा भी होती है। इसीलिए हमें सहायक सामग्री में ज़्यादातर चार्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और चित्र का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। पूर्व ज्ञान आएगा। उसके बाद पूर्व ज्ञान के जगह में विद्यार्थी पद की पहचान पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब पूर्व ज्ञान विद्यार्थी को है पहले से। फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना में हमें इस तरह के कुछ कॉलम बनाने होंगे। प्रस्तावना में प्रश्न के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करना है और उसके बाद हमें शीर्षक लिखना है। तो शिक्षण बिंदु क्या होगा, प्रश्नों के माध्यम से। छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सहायक सामग्री।
तो छात्र अध्यापक क्रियाएं में सबसे पहले छात्र अध्यापक जो है निर्देश देंगे। छात्रों, आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसे और क्या कहते हैं? मतलब रास्ते को और क्या कहते हैं? पथ कहते हैं। ये उत्तर कौन दे रहे हैं? ये उत्तर जो है छात्र दे रहे हैं, विद्यार्थी की क्रियाएं हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है, पथ पर चलने से पहले हमें क्या करना चाहिए? पथ की पहचान करना चाहिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो है, पथ की पहचान कविता के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक, यानी यही से समस्या उत्पन्न होती है और पथ की पहचान कविता के बारे में विद्यार्थी को नहीं पता होता है। सहायक सामग्री में हमें चित्र का प्रयोग करना है। तो उसके बाद अंतिम प्रश्न जो है, आप किसी भी कविता के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे समस्यात्मक लिखेंगे। जैसे आप ताज कविता पढ़ा रहे हैं, तो ताज कविता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों को पता नहीं है, यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन पे आ जाते हैं। तो उद्देश्य, हाँ, और एक चीज बताना भूल गया कि जैसे यहाँ पे पथ और पहचान, तो पथ की पहचान आप यहीं से कविता का शीर्षक लिखेंगे। आपको उत्तर मिल गया कि पथ और पहचान, तो पथ की पहचान आपका शीर्षक हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो है समस्यात्मक होगा, इसीलिए हम उद्देश्य कथन पे आएंगे। तो उद्देश्य कथन पे लिखेंगे, बच्चों आज हम पद की पहचान कविता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। फिर आते हैं प्रस्तुतिकरण में। प्रस्तुतिकरण में हमें उस कविता को लिखना है। और एक चीज मैं यहाँ लिखना भूल गया, जैसे कि ये कविता यानी पद की पहचान कविता किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे लिखना है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित कविता पद की पहचान। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। तो ये कविता, आप किसी भी कविता को नहीं लिखना है पूरा, बस उसके कुछ अंश को लिखना है। उसके बाद हमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले है आदर्श वाचन, यानी कविता को आदर्श वाचन कौन करेंगे? आदर्श वाचन करेंगे सबसे पहले छात्र अध्यापक। तो कक्षा में काव्यात्मक उत्पन्न करने के लिए छात्र अध्यापक उचित लय, गति, स्वर के साथ कविता का आदर्श वाचन करेंगे। तो आपको किसी भी कविता के लिए जब बनाएंगे तो ये आपको वैसे ही लिख देना है। फिर छात्र क्रियाएं क्या होगी? तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापक पढ़ेंगे, इसीलिए छात्र बस सुनेंगे। और सहायक प्रविधि यानी सहायक सामग्री में क्या होगा, या फिर प्रविधि में, तो प्रविधि या सहायक सामग्री, तो कौन सी विधि है? ये पठन पाठन विधि है। उसके बाद हम लोग आदर्श वाचन यानी आदर्श वाचन छात्र अध्यापक करेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन, अनुकरण कौन करेंगे? बच्चे ही करेंगे। तो छात्र अध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन करने का आदेश देकर वाचन के समय होने वाले उच्चारण दोषों को सुधारेंगे। जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें जो भी दोष या त्रुटि उत्पन्न होगी, छात्र अध्यापक उन्हें सुधार करेंगे। छात्र लय गति के साथ वाचन करेंगे, तो उस समय अनुकरण वाचन में छात्र वाचन करेंगे। ये भी पठन पाठन विधि है। उसके बाद हम आते हैं भावबोध प्रश्न। भावबोध प्रश्न में हमें कुछ निर्देश भी देने हैं, यानी कि छात्र अध्यापकों को भावबोध प्रश्न यानी कि हम कुछ प्रश्न पूछेंगे भाव उत्पन्न करने के लिए, है ना। तो इसमें निर्देश देना है कि छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इसका उत्तर दीजिए। तो हमें प्रश्न 3 पूछने हैं और छात्रों को यहाँ पे उत्तर देना है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक क्या है? पद की पहचान।
पद की पहचान कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में किसके बारे में वर्णन किया गया है? पद के बारे में। तो इस तरह के आपको भावबोध प्रश्न पूछने हैं, कविता से ही आप पूछेंगे और छात्र प्रश्नों के उत्तर देंगे। और ये जो है आपको श्याम पट्ट कार्य में, तो श्याम पट्ट का प्रयोग किया जाएगा। श्याम पट्ट का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हम ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, प्रश्नों को पूछने के बाद हमें जो ये उत्तर प्राप्त हुआ है, पद की पहचान, हरिवंश राय बच्चन और पद, ये हमें श्याम पट्ट के ऊपर स्कूलों में लिखना है। उसके बाद आता है शब्दार्थ कथन। जब हम बच्चों को प्रश्न पूछ लेते हैं कविता के बारे में, तो उससे क्या होगा? कुछ शब्द ऐसे कठिन भी होते हैं तो हमें अर्थ भी बताने पड़ते हैं। तो शब्दार्थ कथन यानी शब्द के अर्थ बताने होते हैं छात्र अध्यापक को। छात्र अध्यापक कविता में आए हुए कठिन शब्दों को श्याम पट्ट पर लिखेंगे। आपको और एक बात बता दूं कि ये जितना भी फॉर्मेट है आपको ऐसे ही लिखना है, बस आपको यहाँ पे कविता का शीर्षक बदल देना है और उसी के आधार पे प्रश्न बनाना है। तो विद्यार्थी उत्तर अपने कॉपी या उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, यानी जो भी शब्दार्थ लिखवाए जाएंगे छात्र अध्यापक के द्वारा, विद्यार्थी अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर अर्थ कथन प्रविधि है, ये कौन सी विधि अपना रहे हैं? अर्थ कथन प्रविधि। तो शब्दों के अर्थ श्याम पट्ट पर छात्र अध्यापक लिखेंगे। तो ये जो श्याम पट्ट कार्य है कहाँ पे हम लोग करेंगे? विद्यालय में जो श्याम पट्ट होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सस्वर वाचन। तो सस्वर वाचन जो है, यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाएं में यानी विद्यार्थियों को शुद्ध स्पष्ट लय और गति के साथ सस्वर वाचन करने के लिए आदेश देंगे। तो फिर से सस्वर वाचन उनसे करवाया जाएगा, यानी कि जब अनुकरण वाचन करवाया गया था तो फिर से उन्हें सस्वर वाचन यानी उचित लय और गति के साथ छात्राओं को कविता वाचन करवाने पड़ेंगे। फिर विद्यार्थी क्या करेंगे? सस्वर वाचन करेंगे। भाव विश्लेषण प्रश्न। तो भाव विश्लेषण प्रश्न में हमें जिस कविता के बारे में पाठ योजना बनाने पड़ते हैं उसी से ही प्रश्न पूछेंगे। जैसे हम अभी पद की पहचान कविता से कर रहे हैं, तो यहाँ पे निर्देश देंगे, बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इसका उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें उसी कविता से, जो कविता के बारे में पढ़ा रहे हैं, उनसे हमें प्रश्न पूछना है। तो पहला प्रश्न है, कविता में किसका वर्णन किया गया है? पद का। तो ये उत्तर कौन दिया? छात्र ही दिए। और ये हम कौन सी विधि अपना रहे हैं दोस्तों? ये प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछ रहे हैं, पद को कवि क्या करने को कहा है? पहचान। किसे? कवि पद पहचानने को कहा है। पद कौन पहचानेगा? बटोही अर्थात पथिक, चलने वाला। पद की कहानी कहाँ नहीं छापी गई है? पुस्तकों में। पद की पहचान का हाल किसे पता नहीं होता? औरों की जबानी, यानी कि दूसरों को पता नहीं होता, मुँह जबानी। कुछ लोग पद पर क्या क्या छोड़ गए हैं? पैरों की निशानी। उसके बाद हम पुनर्वाचन में आएंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है हमें स्वयं बनाने पड़ते हैं, बस यहीं पे एक हमें अलग से बनाना होता है, बाकी सभी चीज़ आपको वैसे ही लिख देना है। ये प्रश्न हमें बनाने पड़ते हैं, हम जो कविता पढ़ाते हैं, बस यहीं पे बदलाव होता है। पुनर्वाचन जो है, पुनर्वाचन यानी फिर से वाचन करना। तो छात्र अध्यापक छात्रों को कविता का पुनर्वाचन करने के लिए आदेश देंगे, तो विद्यार्थी पाठ का पुनर्वाचन करेंगे। यहाँ भी हम पठन पाठन विधि अपनाएंगे। फिर आता है अंत में, जब विद्यार्थी पुनर्वाचन कर लेंगे उसके बाद हम उनका मूल्यांकन करेंगे, दृढ़ीकरण करेंगे। तो अभ्यास कार्य 1 और अभ्यास कार्य 2 देंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम उनका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न देंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की डैश कर ले। ये क्या है? पहचान।
पद की पहचान की कहानी डैश में नहीं छापी गई है, किसमें? पुस्तकों में। डैश में नहीं छापी गई है, पुस्तकों में। तो इस तरह के हमें अभ्यास कार्य देने हैं बच्चे, ये अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर अभ्यास कार्य 2, सही गलत की पहचान करें। कवि ने चलने से पहले बाट की पहचान करने को कहा है। ये क्या है? उत्तर देंगे छात्र सही। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, पद की पहचान की कहानी पुस्तकों में छापी गई है। गलत, तो ये उत्तर मिला गलत, क्योंकि पद की पहचान की कहानी पुस्तकों में छापी नहीं जाती है। अंत में जब हम ये प्रश्न पूछ लेते हैं मूल्यांकन के लिए, अभ्यास 1 और अभ्यास 2 मूल्यांकन एवं दृढ़ीकरण करने के बाद हमें अंत में गृह कार्य देना पड़ता है। बच्चों, पद की पहचान कविता को याद करके और भावार्थ को लिखकर आइए। अर्थात हम आज की कक्षा में जो बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे उसी के आधार पे उन्हें गृह कार्य भी प्रदान करेंगे। तो ये था दोस्तों पाठ योजना। आप कोई भी कविता के ऊपर पाठ योजना बनाएंगे तो ऐसे ही बनाइएगा। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, और आप इसी को आधार बना करके आप अपना पाठ योजना भी बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें भाव विश्लेषण प्रश्न हमें बनाने पड़ते हैं और बाकी चीज़ हमें वैसे ही लिखने पड़ते हैं। आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार।